हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, हमारा यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आपका है यूनिट सेकंड फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में आज पढ़ने वाले हैं कि आपका जो अमाइनो एसिड्स है, यानी आपका जो यूनिट आपका सेकंड है प्रोटीन्स के बारे में है। तो प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड से मिलकर ही बने होते हैं। तो वो जो आपके 20 अमाइनो एसिड्स हैं, उन्हें याद कैसे करें, मतलब उसका कोई इजी ट्रिक हो सकता है लर्न करने का। तो हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा उसी में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ज्विटर आयन, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जो आपका सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम लोग और सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, जैसे हमको हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वाला यूनिट था, यूनिट फर्स्ट, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किलानी सिंथेसिस हो गया, रफ डिग्रेडेशन हो गया, म्यूटा रोटेशन, ईपीमर, एनोमर, एंड बहुत सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के नेम्स वगैरह होते हैं। तो वो नेम का क्लासिफिकेशन मैं बता चुकी, इन सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में। तो अभी तक अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब के वो सेक्शन में ही, वहां पे ही आपको सिलेबस के साथ सारे आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी में। सेकंड सेमेस्टर के जो फ्री सीरीज हम लोग का चल रहा है, उसके बाद वैसे ही आपका लेक्चर नंबर 2, 3, 4 जितना भी लगेगा, 3 तक आप एटलीस्ट आपका अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 लेक्चर से हम लोग एंजाइम्स वाला करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछे गए। ठीक, उसके बाद देन हम लोग चलेंगे थर्ड यूनिट पे। ठीक, न्यूक्लिक एसिड आपका वैसे ही आपका चलता रहेगा। बच्चों, अगर आपको ये सारे आपको जितने लेक्चर्स हो रहे हैं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका। ठीक, वहां पे आपको फ्री आपको फुल लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी है, चाहो तो बच्चों मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप क्लास में ही इस चीज को नोट कर लो। बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसके पास टाइम नहीं वो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज का ये टॉपिक है इजी ट्रिक्स टू मेमोराइज नेम्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी आपको अमाइनो एसिड 20 आपको याद भी हो जाएंगे और साथ में स्ट्रक्चर के साथ। ठीक, और साथ में फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है ज्विटर आयन क्या होता है। हालांकि कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, अमाइनो एसिड्स से ही मिलकर बनता है प्रोटीन्स। जैसे नहीं बोलते आप जो प्लास्टिक यूज करते हैं, तो प्लास्टिक किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि जो एथीन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसी का पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पॉलीथीन, ये बनता है ना। तो उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर, ढेर सारे अमाइनो एसिड्स को मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स। इसी तरीके से ढेर सारे शुगर्स को मिला दो या ढेर सारे ग्लूकोज को मिला दो, मोनोसैकेराइड्स को मिला दो, क्योंकि ग्लूकोज में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। तो ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स को मिला दो तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है, वही आप पढ़ते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वैसे ही जो आपका प्रोटीन्स होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स होते हैं 2 टाइप्स के, होते तो पूरे 20 हैं। ठीक, 2 टाइप्स के होते हैं आपके, 10 हो जाएंगे इसेंशियल और 10 हो जाएंगे नॉन इसेंशियल। अभी इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्या, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसेंशियल वाला वो होता है अमाइनो से जो आपके बॉडी में नहीं बनता, इसे आपको बाहर से फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू आप उसे अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। ठीक, तो वो क्या करता है, सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन का फाउंडेशन करेगा। और जो आपके 10 इमाइनो एसिड्स है जो नॉन एसेंशियल है, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में बन रहे हैं, इसे आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे सपोज करो आपके बहुत सारे आपके, जैसे कई बार होता है ना, आप एग्जाम्स में पढ़ते हैं तो सपोज करो आपके पास 10 चैप्टर है, तो आप बोलते हैं 1-2 चैप्टर तो मुझे आते ही है, 8 चैप्टर वो क्या करना है, तैयार करना है। तो वैसे ही ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड से जो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं वो प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपके 10 इसेंशियल वाले नहीं आएंगे। और ये होता है एग में, मिल्क में, बहुत सारे दाल में। ठीक है, दाल में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड्स होता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में अमाइनो, अलग अलग टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग फूड में भी पाया जाता है। अमाइनो एसिड जो सेरीन वगैरह है वो दाल में बहुत ज्यादा होता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के हैं। तो आपको नाम याद करने की जरूरत, मतलब
ऐसे फूड में देखें तो वो जरूरी नहीं है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस में पाया जाता है, ये जरूरी है कि आपको उन सारे अमाइनो एसिड्स को लेना है, 10 अमाइनो एसिड लेना है। इसीलिए कहा जाता है कि आप दाल भी खाइए, एग भी खाइए, वो सारी चीजें खाइए, क्योंकि जो 10 अमाइनो एसिड है ना वो किसी एक में नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट फूड में है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है ये भी खाओ, वो भी खाओ, इसमें प्रोटीन है, ये भी है। तो वो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सब कुछ खाना चाहिए, सब कुछ यानी मतलब सब कुछ नहीं, चेयर कुर्सी भी खा जाओ, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे जो फ्रूट्स है, जैसे कुछ लोग एग नहीं खाते हैं तो वो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो खाओ ही, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन ये है कि मैं ये बता रही हूँ साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें तो वहां पे क्या है कि वो चीजें जो अमाइनो एसिड दाल में है वो एग में नहीं है, जो एग में है वो दाल में नहीं है। ठीक है, यही मेरे कहने का मतलब है। चलो, तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इसका जो बेसिक यूनिट है हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो ये देखो, अब अमाइनो एसिड्स को जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को याद करने के लिए पूरा एक चेन बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना, CHO को ऊपर लिख रहे थे, CH2OH को नीचे लिख रहे थे, ये सारी चीज प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। अब अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए भी कुछ ऐसा फंडा हम लोग यूज करेंगे। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, बस खत्म काम। यहाँ पे COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यहाँ NH2 ग्रुप होगा, यहाँ H होगा, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप रहेगा, कोई भी R। अब वो R डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे R CH2 CH3 हो सकता है, या अलग अलग टाइप्स के होगा। इस R पे ही डिपेंड करता है कि आपके वो 20 अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, इसी R पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर इस R को हटा के मैं अगर H लगा दूं तो आपका ये बन जाएगा ग्लाइसिन। ठीक, तो ग्लाइसिन ही ऐसा है जो सेम अमाइनो एसिड, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें R नहीं है, बाकी सब में क्या है आपको R दिखेगा। अब वो R को चेंज करते जाएंगे, अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। H लगा दो, ग्लाइसिन बन गया, R की जगह CH3 लगा दो, सेरीन बन गया, ल्यूसिन बन गया, ऐसे ऐसे बन गया। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम लोग लर्न कैसे करें, तो इसका मैं आपको लेकर आई हूं इजी ट्रिक। एक और बात, ये जो आपको यहाँ पे सेंटर में जो कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कार्बन, एक्चुअली में ये एसिमेट्रिक कार्बन है, या इसे बोल सकते हैं हम लोग कायरल कार्बन, सिंपल कायरल कार्बन। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, कायरल कार्बन आप पढ़ कर आए हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ऐसा वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड, मतलब 4 जो बॉन्ड होते हैं वो अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ है। ये देखो, ये ग्रुप अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो ऐसे कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। और ये बहुत अच्छा होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए। ठीक, ये भी एक कंडीशन होता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऐसे है कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़े कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया कायरल कार्बन। अब ये देखो यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड है। हाँ, अब इसको 1 बाय 1 हम लोग इजी फंडा याद रखना आपको, यही रूल को, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, ये और ये सारी चीजें सेम, बस ये बदलेगा, ये अगर बदलता चला जाएगा अमाइनो एसिड चेंज होता चला जाएगा। चलो, अब इसको याद कैसे करते हैं। हाँ, एक और बात, जो यहाँ पे ज्विटर आयन की बात कर रहा है, अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से इसको देखो। आपके पास अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक, और यहाँ पे COOH, ये आपका क्या है, एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। एक काम करते हैं, उसी पेज पे बनाते हैं। अब देखो, ये ज्यूटर आयन में कुछ इस तरीके से बना दो, NH2COOH ऐसे बना दो, और H को ऊपर लेके चले जाओ, ये कोई R ग्रुप है, और R तो चेंज होता रहता है। हुआ क्या कि यहां पर आपको पता है नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और यहाँ पे H यहाँ पे निकल सकता है। अगर मैं H को निकाल दूं तो H अगर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, हाइड्रोजन यहां से क्या, वो किस फॉर्म में निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। अब ये H+ लेगा कौन, वो लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये अपना लोन पेयर से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये कुछ इस तरीके से बन गया, H, अरे ये तो ज्यादा लाइट हो गया, एक मिनट। ठीक, ये यहाँ पे हो गया COO निगेटिव, यहाँ हो गया NH3 हो गया ना, और नाइट्रोजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को कुर्बान किया, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव
चार्ज, और ये आपका R तो जैसे का तैसा ही रहेगा। तो ऐसा कोई सबस्ट्रेट हो या ऐसा कोई कंपाउंड जिसपे दो आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो पोलर बन जा रहे हैं, एक आपका पॉजिटिव पोल एक आपका निगेटिव पोल, तो इसे ही बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन। बस खत्म, इसे ही क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो सारे अमाइनो एसिड में बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, सब में बनेगा। सब में क्या करेगा, H प्लस यहां से निकलेगा, वो घूम फिर के नाइट्रोजन के पास आएगा, इसे ही बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पे देखो दो पोल में आपके आयंस घूम रहे हैं, ज्विटर कर रहे हैं या ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसे ही बोलते हैं ज्विटर आयन। अब आ जाते हैं कुछ अमाइनो एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है। अमाइनो एसिड्स आर पोलर हेंस हाईली सॉल्युबल। अब जाहिर सी बात है, आपको तो यहाँ पे दो पोल दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, तो अगर इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, पार्शियली सॉल्युबल और कंप्लीटली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक और बात, आप बस इन दोनों को मत देखो, आर को भी चेक करो। अगर आर का ग्रुप बहुत ज्यादा है तो वो पानी में कैसे डिसॉल्व होगा, क्योंकि आर क्या है, नॉन पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर, और ये दोनों क्या है, पोलर। ये दो है, पर ये आर की प्रॉपर्टी, आर की चेन बहुत लंबी हो सकती है, तो जैसे आपका आर का चेन लंबा होता चला जाएगा, वो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यानी नॉन पोलर, इसमें कुछ कैरेक्टर पोलर का भी है, कुछ कैरेक्टर नॉन पोलर का है। रेशियो चेक करेंगे तो पोलर का कैरेक्टर कम है और नॉन पोलर का कैरेक्टर ज्यादा है। इस हिसाब से अगर इसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ठीक है, हल्का फुल्का सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब ग्लाइसिन, इसको हटा के H लगाते तो ग्लाइसिन आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वही मैं CH2 पूरा ग्रुप लगा दूं तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसीलिए कहा गया स्प्रेंगली या पार्शियली सॉल्युबल है, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है। पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा नॉन पोलर में, क्योंकि भाई इसमें नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो नॉन पोलर के पास ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाईली इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। एम्फी प्रोटीन रेशियो, अच्छा ठीक है, ये एम्फीटेरिक होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी कभी एसिड जैसा बिहेव करते, कभी कभी बेस जैसा। अब देखो यहाँ पे बेस, यहाँ पे एसिड, दोनों तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एम्फीटेरिक है। मींस H प्लस को गेन भी कर सकता है और H प्लस को लॉस भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। आप किस पीएच में इसका रिएक्शन करा रहे हैं, हाई पीएच है कि लो पीएच है। लो पीएच यानी एसिडिक कंडीशन में, हाई पीएच यानी मतलब वो बेस की कंडीशन में। ठीक, चलो आपका नेक्स्ट क्या है, अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स। अब आपको मैं जस्ट अभी बताई हूं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन का जो मोनोमर तो अमाइनो एसिड होगा ना, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये देखो, क्या ये तुरंत बना लेगा प्रोटीन, मतलब दो अमाइनो एसिड को मिलाओ प्रोटीन बन गया? नहीं, इतना आसान नहीं है। अमाइनो एसिड्स को पहले ढेर सारे अमाइनो एसिड बना, मतलब 3 4 5 6, तब जाके वो पेप्टाइड बनेगा, और ढेर सारे पेप्टाइड्स को मिलाओ तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और ज्यादा कम से कम 100 200 के आंकड़े तक जाओ तब जाके वो प्रोटीन बनेगा। ठीक, इतना लंबा प्रोसेस होता है। मतलब इनको तोड़ेंगे, प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेप्टाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइनो एसिड। एक बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आया था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स आर गिव्स, तो कुछ बच्चे मतलब जिनको नहीं पता होगा डायरेक्ट अमाइनो एसिड लगा दिए थे, पर कई बार ऑप्शन में आपको फंसा देता है या 1 मार्क्स में क्वेश्चन देगा, वो चेक करना चाह रहा है कि आपके पास कितना नॉलेज है, तो तुरंत नहीं बनाएगा, पहले ये बनाएगा, देन उसके बाद अगर आप ये पूरा रिएक्शन लिख देते हैं ना, पूरा मार्क्स मिल जाता। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स गेट पेप्टाइड्स देन अमाइनो एसिड। ये देखो, यही बात यहाँ पे कहा गया है कि प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले क्या बनाएगा, पेप्टाइड्स, फिर आपका अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक, ओके, ऑल नेचुरल अमाइनो एसिड्स आर कायरल। तो आपको पता है जितने भी नेचुरल अमाइनो एसिड है, अभी मैं आपको बताई कायरल कैसे है। कायरल, ये देखो सारे बॉन्ड आपके क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन पे ये ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला भी ग्रुप डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये डिफरेंट, एक को छोड़ के, किसे, ग्लाइसिन। ऐसा क्यों, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो ये दोनों H सेम हो जाएगा, तो वही बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या वो लिखा गया, एक्सेप्ट वन, जिसका क्या नाम है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऐसा है जो आपका क्या करेगा, उसमें 2 H हो जाता है, मतलब सेम हो गया, तो मतलब वो कायरल नहीं है, बाकी सब कायरल है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा है अमाइनो एसिड जो कायरल नहीं है, तो वो क्या है, ग्लाइसिन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, और नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर एल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ याद रखना, इसमें आपको ये चेक करना है NH2, NH2 को चेक करना है वो किस साइड है, लेफ्ट या राइट, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड है, तो इसको बोलेंगे एल अमाइनो एसिड। एक और बात, COH है और ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे आगे कोई फंक्शनल ग्रुप इसके आगे टिक नहीं सकता, ठीक। तो ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या, कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो क्या इन सारे को हम लोग ये बोल सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, ये बोल सकते हैं ना, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक, क्लियर है। ओके यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एल कॉन्फ़िगरेशन क्यों, क्योंकि NH2 आपका लेफ्ट साइड है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में सारे आपके डी पाए जा रहे थे, क्यों, क्योंकि सारे ग्लूकोज ऐसा नेचुरली अकरिंग है, हम लोग बना नहीं रही है, हमारे नेचर में पाया गया है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसका जो OH है वो राइट साइड ही होता है, हम लोग सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, राइट साइड ही होता है, मतलब वो क्या है, डी वाले हैं। और एल वाले हम बताए थे, डी और एल का कॉन्फ़िगरेशन बताए थे कि जो भी आपका ग्रुप को अगर मैं बोल दी कि NH2 आपका लेफ्ट में रहेगा तो डी, सॉरी एल राइट में रहेगा तो डी, ठीक है। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात हो रही है तो हम लोग NH2 को लेंगे, अगर वही OH की बात होती तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन मींस यूज इन रेफरेंस यूनिट दैट इज सेरीन फॉर अमाइनो एसिड फॉर डिसाइडेड डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। इसको ऐसे वो डिसाइड करने के लिए सेरीन, सेरीन एक अमाइनो एसिड है वो सबसे पहले बना और उसी को रेफरेंस बनाकर सारे को डी और एल में बांट दिया गया, ठीक। ओके चलते हैं, अब इसको इजी ट्रिक्स कैसे लर्न करें, इजी ट्रिक्स टू लर्न अमाइनो एसिड्स। तो कैसे इसको लर्न करें अमाइनो एसिड को, सबसे अच्छा ट्रिक है, पहले ये ट्रिक याद कर लो, ग्लेशियर एट अलास्का विक्ट्री लोकेट आइसोलेटेड प्रोलिस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो ये ग्लेशियर है तो ग्लेशियर से याद कर लो ग्लाइसिन, अलास्का से अलालीन, विक्ट्री से वैलिन, इससे आपका ये देखो एल, एक सेकेंड, यहां से अलास्का का AL यल के ले लो, यहां से V ले लो, ठीक, यहां से L ले लो, यहां से ISO ले लो, ISO ले लो, ठीक, ISO, यहां से लिख लो प्रो, ठीक है। तो जी का ग्लाइसिन, एलालीन, वैलिन, ल्यूशिन, आइसोल्यूशिन, प्रोलिन, ठीक। इस तरीके से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। तो बनाए हम लोग 1 बाय 1, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब देखो सबसे पहले ये आपका रेफरेंस यूनिट है, आपको इसको चेंज नहीं करना है, ये आपको हर बार बनाना है, ठीक। ये आपका हर में क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब कुछ सेम। तो ये मैं बना रही हूँ ग्लाइसिन का, तो आपको पता है आर की जगह बस H कर दो, ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक। अब बनाते एलालिन, एलालिन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसी रेफरेंस यूनिट को फिर से बनाओ, NH2H, ठीक है। अब यहां पे लगा दो CS3, ये क्या बन गया, एलालिन। ये क्या था भाई, आई थिंक ये था ना, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक। ओके अब इसके बाद आ जाते हैं वैलिन पे। तो वैलिन जब हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे रहेगा, फिर से इसको कॉपी कर लो, NH2 सिंपल है याद करना। अब यहां पे कार्बन को लगाओ और यहां पे मिथाइल, इथाइल, और यहां पे हो जाएगा H, ठीक। चले आगे, ओके हो गया, ये आपका बन गया क्या, वैलिन, कितना सिंपल है।
बस कुछ नहीं करना है, पहले वाले में H लगा दी, ग्लाइसिन बन गया, दूसरे वाले में बस R को चेंज करते जाओ, बाकी सब सेम रहेगा। अब चलते वो नेक्स्ट वाला बनाते हैं, ये आपका वैलिन हो गया। अब बनाते हैं ल्यूसिन। ल्यूसिन में भी क्या है, सेम बनाओ, HNH2 यहां पे लगा दो, CH2, फिर कार्बन, फिर आपका H मिथाइल मिथाइल, ये आपका बन गया आइसोल्यूशन। ठीक, आइसोल्यूशन बन गया। अब लास्ट में आपका एक सेकंड, कहाँ गया, ये तो आपका वैलिन हो गया, ये ल्यूशन हो गया, अच्छा आइसोल्यूशन ना, ठीक। तो वो आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, COH HNH2 CH2 कार्बन मिथाइल। एक मिनट, और यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी खाली है, CH मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ठीक, ये हो गया। और लास्ट में आपका क्या है, प्रोलीन। प्रोलीन आपका बन जाएगा एकदम सेम है, HNH2 CH2, इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, प्रोलीन। ठीक, ये सारे स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन, एलालीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ये सारे इतने, मतलब कितने अमाइनो एसिड हम लोग बना लिए, तीन तीन 6 अमाइनो एसिड बना लिए। अभी भी हमें कितने चाहिए, अभी हमको 14 चाहिए, 14 अमाइनो एसिड और बनाने हैं। ठीक, ये अमाइनो एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके, एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स हैं। एलिफैटिक का मतलब सारे आपके ओपन चेन में है। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, बनाएंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अब देखो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका है, सिर्फ एक इजी ट्रिक है, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस को याद कर लो, फेनिनालिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। ठीक, यहाँ पे शायद गलत दिया है क्या, CH2OH, हाँ ठीक है। चलो अब इसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर से वही बात, इसको कॉपी कर लो, H, यहां पर भी COO HNH2, ये यहां पर भी सेम COH HNH2। ठीक, यहां पे आ जाएगा CH2, ऐसे यहां पे आ जाएगा CH2 OH, और ये लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे हाँ CH2, इसी चीज को बस फॉलो करना है। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे, ये आपका बन जाएगा। ठीक, ट्रिप्टोफान। चलो ये सारे का स्ट्रक्चर, अब देखो मैं कुछ नहीं की, सबको कॉपी कर दी, CH2 ये वाला सब जगह कॉपी है, तो बनाना इजी है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। ठीक, ये आपका हो जाएगा इंडोल, ये आपका ये वाला जो पार्ट है आपका इंडोल हो जाएगा, इंडोल। ठीक, ये स्ट्रक्चर है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब ये देखो एग्जाम में आपको क्लासिफिकेशन दे सकता है अमाइनो एसिड्स का, और या तो आपको अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ याद कर लो, क्योंकि अदरवाइज याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आपका आ जाएगा एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें आपके एल्कोहल के ग्रुप्स हैं। ठीक, तो वही बना दो सेम, H, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक, और आपका थ्रियोनिन क्या हो जाएगा, HNH2, और ये आपका हो जाएगा CH2OH, एक CH3, एक H और एक OH। ये देखो ये बन गया, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाए। चले आगे, ओके चलते नेक्स्ट, सल्फर कंटेनिंग। अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा, इसमें दो ही है, आपका सिस्टीन है
और एक आपका है मेथियोनिन, METH से, और इसको डिनोट करते CYS से। ये कोड याद करना जरूरी है क्योंकि उसी से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सिस्टीन मेथियोनिन, सेम है इसका स्ट्रक्चर, NH2, यहां पर ही बना लो COH, NH2। ठीक, अब ये देखो कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर, यहां पे आ जाएगा जैसे उसमें था ना CH2OH था, तो यहाँ पे SH कर दो, क्योंकि भाई ऑक्सीजन के ठीक क्या नीचे ही आपका क्या आता है, सल्फर आता है, तो वहां पे CH2OH था, यहाँ पे CH2SH कर दो। यहाँ पे हम लोग करेंगे CH2 और लास्ट में SCH3, ये आपका बन जाएगा मेथियोनिन। इसको भी क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक, ओके। अब आपका नेक्स्ट है एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड कैसे बोल रहे हैं, उसमें ध्यान रखना, उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या होगा, COH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा। ये देखो इसका स्ट्रक्चर बने, इसमें भी आपके दो हैं, एक आपका है एस्पार्टिक एसिड और एक आपका हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक, अब दी क्या देखो, एस्पार्टिक का ASP से होता है शॉर्ट फॉर्म, इसका होता है ग्लू, GLU। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये देखो COH, ये तो आपका कॉमन ही है, इसको ऐसे बना लो, यहां पर भी NH2 कॉमन बना लो, और इसको थोड़ा सा अलग पे आई, या पेन से बना दे रहा है। अब यहां पे हो जाएगा CH2 COOH, और यहां पे आपका हो जाएगा CH2 COH। ठीक, यही दोनों में कितना बनाना आसान है। अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स को आप याद करेंगे तो ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, क्लियर है। अब आपका इसी तरीके से बेसिक अमाइनो एसिड भी होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा आर्जिनिन। अब देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप ज्यादा होगा और COH वाला ग्रुप कम होगा, तो ये आपका होगा आर्जिनिन, ल्यूसिन, या लाइसिन आर्जिनिन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइसिन, आर्जिनिन, एंड लास्ट में आपका हो जाएगा हिस्टीडीन। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कितनी बार तो हमको भी ट्राई लगा इसको याद करने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हाँ याद हो जाएगा आपको, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ये चैप्टर थोड़ा रटने वाला तो है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। लाइसिन का स्ट्रक्चर ये देख लो, COH, इस चीज को तो फॉलो करना है आपको हर बार, लास्ट में ऐसे करके बता दूंगी तो इजी हो जाएगा। ठीक, यहां पर भी COH NH2। अब यहां पे देखो, ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसे, यहां पे आपका CH2 का टेट्रोस। ठीक, ये आपका बनेगा, और लास्ट में NH2, ये आपका क्या बन गया, लाइसिन। ठीक, यहां पे क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, CH3NH2 का ट्राइज हो जाएगा, और यहाँ पे एक मिनट, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, कार्बन, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा NH2। ये आपका आर्जिनिन। ठीक, और ये आपका हो गया लाइसिन। और इन्हीं का जो डिफिकल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उन्हीं का आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, और लास्ट में आपका ये हो जाएगा CH2 एमिडाजोन ना, नाइट्रोजन, ओके, और लास्ट में H। ठीक है, ये आपका हो गया हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एसिडिक वाले में था एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और ये बेसिक अमाइनो एसिड, इसको भी याद कर लेना, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। बस बहुत सारे खत्म हो चुके, 3 यहाँ हो चुका है,
दो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, और ये कितने हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, 18 तो हो ही गया, बस दो और लास्ट में बचे हैं। उसको हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एक सेकेंड। बेसिक अमाइनो एसिड्स हो गया। अब एक आपका लास्ट में अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसमें आपका आ जाएगा एस्पर्जिन और ग्लूटामिन, एस्पर्जिन और ग्लूटामिन, ASP, और ये आपका हो जाएगा ग्लूटामिन। ठीक, एस्पर्जिन और ग्लूटामिन, तो इसका भी सेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। COOH, HNH2, यहाँ पे COH, HNH2, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2, एक मिनट, इसका भी थोड़ा सा आपको हार्ड ही मिलेगा, CH2 CONH2, CH2 CONH2, ठीक, और यहाँ पे 3, 4, ठीक है, CH2, एक और CH2 लगा दो, सेम वही रहेगा। ठीक, यहाँ पे एक CH2 रहेगा, यहाँ पे 2 CH2 रहेगा, बस ये एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, ये आपके सारे आपके अमाइनो एसिड कंप्लीट हो गए। कैसे हम लोग लर्न करेंगे, तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लो। स्टार्टिंग वाले में पहले बात तो अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड होता है और एल कॉन्फ़िगरेशन अमाइनो एसिड होता है। दूसरी बात ज्विटर आयन क्या है, जहां से हम लोग COH वाला ग्रुप जो है उसमें से H+ निकलता है, NH2 उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इसी वजह से दो पोल जनरेट हो जाते हैं जिसे ही कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक, ये सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना। उसके बाद इसको याद कैसे करेंगे, ग्लेशियर एट अलास्का विक्ट्रीज लोकेट आइसोलोकेट प्रोलिन, इसको आप याद कर लेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा, जैसे ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूशिन, आइसोल्यूशिन, प्रोलिन, ये सारे के सारे आपके एलिफैटिक है। एक को लर्न कर लो, H लगा दो, एक को CH3, एक को ऐसे शिफ्ट करते जाओ तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो इसको याद कर लो, इसका ट्रिक है पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। पाइन का मतलब फेनिलानिन, टायरोसिन, यहाँ पे ट्री का मतलब ट्रिप्टोफॉन, इसको याद कर लो, ये भी इजी है। CH2 का बेंजीन ग्रुप लगा, एरोमेटिक है तो भाई बेंजीन तो रहेगा ही, तो बेंजीन लगा दो, यहाँ पे बेंजीन के साथ OH लगा दो, यहाँ बेंजीन के साथ इंडोल वाला ग्रुप लगा दो। ठीक, ये हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, तो उसका एक ट्रिक है, एल्कोहल इज अ सीरियस ट्रीट, इसको याद करो, सीरियस ट्रीट में जो आपका SER है इसको सेरीन से है और TR जो है वो थ्रियोनिन से है। बस यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे एक कार्बन लगा के दोनों को शिफ्ट कर दो। ठीक, अब आ जाओ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग में आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पिछले वाले कार्बन जैसे सेम है। ठीक, पिछले वाले अमाइनो एसिड जैसा, O की जगह S लगा देंगे तो सेम बन जाएगा। इसको आपको याद करना है, यहाँ CH2 और एक SSCH3 लगा दो, मेथियोनिन, सिस्टीन, ये दो आपकी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। और एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 2 मार्क्स में कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कितने हैं स्ट्रक्चर के साथ बताइए। इसी तरीके से बोल देगा सल्फर कंटेनिंग बताइए, अमाइड कंटेनिंग बताइए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए क्या रहा है, अमाइनो एसिड को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। जब हम एसिडिक की बात करेंगे तो एसिडिक बारे में अमाइनो एसिड ये देखो अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप भी है जो कि बेसिक है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है जो कि एसिड है, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है। तो एसिड बेसिक क्या वो कैसे हो गया, तो एसिड तब होगा जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज्यादा आ जाएंगे। ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा आ गए तो भाई एसिड का कैरेक्टर बढ़ गया ना। ठीक, अब यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, तो इसको जिस फॉर्म में डिनोट करते हैं CH2 और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दो, CH2 एक कार्बन और बढ़ा दो तो ग्लूटामिक बन जाएगा। अब आ जाओ बेसिक अमाइनो एसिड, इसमें आपका NH2 ग्रुप ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और ये तीनों का स्ट्रक्चर कई बार आपसे एग्जाम में ये वाला पूछा भी गया, क्योंकि आपको देखने में भी टफ लग रहा है, थोड़ा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। ओके, लास्ट आपका है अमाइनो एसिड जो कंटेनिंग अमाइड कंटेनिंग है, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। सब में आपका ये वाला जो है बेसिक यूनिट है लिखने का, वो यूनिट कॉपी कर लेना और बाकी यहाँ पे आपको चेंज करना है।
तो अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल अमाइनो एसिड्स आर कायरल, आपको पता ही है सब कायरल है, एक को छोड़कर ग्लाइसिन। याद कर लो, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे वो पॉसिबल है? मैं आपको बताई थी एस और आर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा सा यहां ये समझ लो, एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं, यहाँ पे COH NH2 और मैं यहाँ पे CH3 लगा दी। बताओ ये कौन सा अमाइनो एसिड है? ये आपका हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो कौन सा अमाइनो एसिड है? अलालीन है। ठीक, चलो तो ठीक है, अलालीन बनाते हैं, ये आपका अलालीन बन गया। यहाँ पे सिस और जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ कार्बन है, यहाँ इस कार्बन को तो छोड़ ही दो, इस कार्बन का तो चेक ही करना है। ये हाइड्रोजन है, सबसे कम एटॉमिक नंबर, तो ये तो 4 पे चला जाएगा। ठीक, 1 नंबर पे कौन आएगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ये, तो आपको पता ये होगा। 2 नंबर पे ये कार्बन सेम हो गया। अरे भाई कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, तो वो 2 नंबर पे आएगा ना। अरे ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर एग्जाम देकर आया, आपको याद भी होगा। ठीक, ये 2 पे चला जाएगा और ये 3 पे चला जाएगा। तो आपको पता है अगर इस वाले फॉर्म में आपका 4 ग्रुप यहां पर आ रहा है, ठीक, 4 ग्रुप यहां पे आ रहा है, तो ये देखो R कब होता है? जब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। ठीक, तो R होगा। अब वही आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा तो S हो जाएगा। ठीक, ये तब की बात है जब आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर आपका ये वाला केस आ गया कि आपके मतलब ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 नंबर पे ये आ गया, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए जो आप सपोज करो ये 4 नंबर पे आ गया, ठीक, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो आ रहा है, नहीं, पर ये R की जगह S हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा ठीक है, फिर से समझो। नॉर्मल केस क्या होता है कि आपको 1 2 3 को फॉलो करना है, 1 2 3 और 4। अगर ये सारे आपके क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो R, अगर वही एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो S। ये समझ में आया? दिक्कत कब होता है? जब आपका 4th वाला जो मेंबर है वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया। अगर इसमें आ गया तो जो आपका R था ना वो S हो जाएगा और जो S था वो R हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहां समझ लो। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है और यहाँ पे 4, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल पे है। तो यहाँ पे जो आपका रूल काम कर रहा था R और S, अब देखो काउंट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 4 बीच में आ गया। 4 को इग्नोर कर दो, सबसे कम वाले को तो इग्नोर ही कर देते हैं ना। चलो, तो यहां से ये देखो 1 2 और 4 को इग्नोर कर दिए, 3 यहां चला गया। देखो कौन, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो होना क्या चाहिए था? R, पर ये R नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। ये रूल बोलता है कि अगर 4 नंबर वाला बीच में आ गया ना तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा चलो 1 बाय 1 सबका बता दो, इसका क्या होगा? अरे इसका बताओ RKS। इसका तो RS क्या ही बताए, इसका छोड़ो, इसको तो हम लोग अब भी पता किए, ये हो जाएगा S। सबका आप चेक करेंगे S होगा, केवल एक का क्या देखो यहाँ क्या पे लिखा हुआ है, सारे आपके S वाले हैं, मतलब सबका R आया था पर रूल के अकॉर्डिंग वो S हो गया, एक्सेप्ट सिस्टीन। अब सिस्टीन को हम लोग चेक कर लेते हैं, कहां गया हम लोग का सिस्टीन? सल्फर कंटेनिंग में था ना, सल्फर कंटेनिंग अमाइन सिस्टीन। ये आपका सिस्टीन है। अब एक बार चेक कर लेते कि ये R आ रहा है क्या कि S आ रहा है। 1 2, एक सेकंड, हाँ ये दिक्कत है। वन इसको लेंगे, 2 इसको नहीं लेंगे। देखो कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, कार्बन के बगल में सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये, 4 ये। अब देखो ये काउंटिंग कैसे जाएगा? अब काउंटिंग ऐसे जा रहा है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, तो ये पलट के क्या हो जाएगा? R, क्योंकि 4 आपका अभी भी हॉरिजॉन्टल पे है तो ये R हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। ओके, लास्ट पे चलते हैं। ऑल अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में है, तो अल्फा अमाइनो, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन होगा यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक है, ये प्रोलीन, प्रोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये अल्फा नहीं होता है। मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड्स आर आर्जिनिन, ड्यूटी ग्वानिडिन यूनिट। ग्वानिडिन यूनिट क्या होता है? अब ये देखो इसके पास क्या है? लोन पेयर, ये भी इधर जाएगा
ये लोन पर ये भी कॉन्जुगेशन करेगा और ये बॉन्ड इसके पास आ गया। भाई इसके पास तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये किसी को डोनेट कर सकता है, बहुत तेजी से बहुत जोर से डोनेट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा इसके पास बेसिक कैरेक्टर है। इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर किसके पास है, जाहिर सी बात है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। तो ये वाला देखो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दो ही एसिड था हमारे पूरे अमाइनो एसिड में, तो उसमें से देखो ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब दोनों में आप बोलेंगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में तो ग्रुप तो बराबर ही है, लेकिन ग्रुप के बगल में चेक करो, यहाँ पे एक ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये हाइड्रोजन को क्यों पकड़ के, मतलब हाइड्रोजन को हटाएगा ही नहीं, ये भी हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, ये थोड़ा तेजी से हटा देगा, मतलब इसके पास एक ग्रुप देने वाला है, इसके बाद दो ग्रुप देने वाला है। तो आपको पता है प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है, ये याद रखना। तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम, पर यहाँ पे तो प्लस आई ज्यादा है ना, तो इस हिसाब से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो चलो बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट करने को देगा आपको, इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बच्चों जो इस प्लेटफॉर्म में मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे बीएससी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का नवोदय बैच स्टार्ट हो चुका है। 3 मंथ का कोर्स है, जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं होते तब तक इसकी वैलिडिटी है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और इतने ही प्राइस में इस पे आपको अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो DNS 10 को कोड को यूज करिए तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। जो यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने आए तो भाई मैथ्स और बायोलॉजी वाले होंगे, तो बेसिक मैथ्स के लिए तीनों सब्जेक्ट यानी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतने ही प्राइस में आपको मिलेगा, और बायोलॉजी वाले बच्चे बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इतने ही प्राइस में आपको मिलेगा। डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। उसी पे डीएनएस एजुकेटर ऐप पे ही ये सारे क्लासेस चलाए जाएंगे। आपके ये यहाँ पे आपको 3-4 वीडियो ही दिखेगा, लेकिन आपके ऐप पे पूरे क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, ऐसे पूरे क्लासेस चलेंगे। मैं इस पे यूट्यूब पे बस फ्री सीरीज चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो आपके एग्जाम्स में परफेक्ट से आ सकते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे जो हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़े हैं, इसको मैं आपको बता दी, ये लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें पढ़ लें। लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड, देन उसके बाद एंजाइम वगैरह का है। इस पे देख लेते हैं कि कौन से आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। एक और बात, ये सारा जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को बच्चों अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।